इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अमेजन से ये स्मार्ट बुक जरूर बाय कर लीजिए, क्योंकि इस स्मार्ट बुक के साथ इस कोर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो परफेक्ट शॉट होगा आपके इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करने के लिए। तो देर मत कीजिए, पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक इस्तेमाल कीजिए, बुक बाय कीजिए, फिर आइए। अब आइए चलते हैं कोर्स पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। ये हमारा दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर में अब बेसिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझोगे। अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, ये नाम इस चैप्टर का पहली बार इंग्लिश ग्रामर में दिया गया है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी आपके पास आपके सामने एक सेंटेंस आता है तो उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं, उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो हम उसमें नाम देने वाले हर उन वर्ड्स को एलिमेंट कहेंगे और उन एलिमेंट को समझेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल ऐसे कितने नाम आते हैं या ऐसे कितने एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस के, तो कुछ इस तरीके से आपके नाम होते हैं। जब आप कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसमें से किसी को वर्ड बोलते हो, किसी को उसी में से आप फ्रेज बोलते हो, किसी को उसी में से क्लॉज बोलते हो, किसी को सब्जेक्ट बोलते हो, किसी को प्रेडिकेट बोलते हो, किसी को वर्ब बोलते हो, किसी को ऑब्जेक्ट बोलते हो, किसी को डिटरमिनर्स बोलते हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हो, किसी को एडजंक्ट बोलते हो, किसी को मॉडिफायर बोलते हो, किसी को कनेक्टर बोलते हो। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी जो है लर्न किया था बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में। अगर मैं बात करूं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या लर्न किया था, उसमें कितने एलिमेंट्स हमने किसी भी सेंटेंस के पढ़ लिए थे, तो हमने वर्ड्स की डेफिनेशन, फ्रेज पढ़ लिया था, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर लिया था, वर्ब को अंडरस्टैंड कर लिया था, ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर लिया था, प्रेडिकेट को अंडरस्टैंड कर लिया था, क्लॉज को अंडरस्टैंड कर लिया था। मैं क्या काम करता हूं, मैं आपके सामने एक दो एग्जाम्पल रखता हूं और उस सेंटेंस के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को दिखाता हूं कि ये सारे एलिमेंट्स कैसे फिट होते हैं। सो एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहां पे रखता हूं। योगेश टीचेस मैथ्स एट माई पाठशाला। ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस रखा है। इस सेंटेंस के अंदर मैं एक दूसरा सेंटेंस रखता हूं, आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। अब अगर मैं इन एलिमेंट को इसके अंदर ढूंढना स्टार्ट करूं तो सबसे पहली बात यह है कि आप बोलोगे सर ये मुझे मिला वर्ड। योगेश क्या है, एक शब्द है और ये किसी का नाम है, इसकी एक मीनिंग है, तो ये हमारा हो गया वर्ड। तो इसी तरीके से आप देखोगे तो इसके अंदर कई सारे वर्ड्स हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप यहां पे ढूंढो कि फ्रेज कहां है, अगर मैं इसको इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में पढ़ूं एट माई पाठशाला, तो ये आपका होता है फ्रेज। ये होता है आपका फ्रेज। आगे चल के फ्रेज का एक अलग चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि प्रीपोजिशन के साथ अगर कोई ग्रुप आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन दो शब्द को आप एक साथ अगर मिला के अगर पढ़ते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे फ्रेज। क्योंकि फ्रेज की डेफिनेशन आपको याद है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी इनकम्प्लीट मीनिंग हो। दो शब्दों को एक साथ अगर रख दिया जाए, उनको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा जाए तो आप उसको फ्रेज पढ़ोगे। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान से ये देखिएगा, दिस इज द सब्जेक्ट। क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट। यह आपका सब्जेक्ट, क्योंकि जो योगेश है वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा एक्शन है उनका, पढ़ाने का एक्शन है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और योगेश जी के विषय में ये बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन जो यहां तक दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन आपका क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपका प्रेडिकेट है। ये इंफॉर्मेशन आपका प्रेडिकेट है। अगर मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करूं, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये योगेश जी का या डूअर का एक्शन हो गया। इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। वैसे हम हिंदी भाषी लोग इसको वर्ब पढ़ते हैं और अगर सही प्रोनाउंसिएशन की बात किया जाए तो इसको वर्ब पढ़ते हैं, इसमें आर साइलेंट रहता है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां पे एक बात आपको अंडरस्टैंड करनी होती है कि प्रोनाउंसिएशन और पंक्चुएशन दो चीजों का कोई रोल नहीं होता है। तो अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छा नहीं है, आप कोशिश करो कि अच्छा प्रोनाउंसिएट कर पाओ, लेकिन आपका जो खास
काम होना चाहिए वो होना चाहिए कंसेप्ट को लर्न करने में। प्रोनाउंसिएशन पे उतना फोकस मत करो कि आपकी तैयारी ही डिस्टर्ब हो जाए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि योगेश पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं, तो ये क्या का जवाब है? ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ये आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का अगर कॉम्बिनेशन है तो ये पूरी की पूरी जो बात यहां पे आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी बात आप यूं कह सकते हो, पूरी की पूरी बात एक क्लॉज हुई। पूरी की पूरी बात आपकी एक क्लॉज हुई और ये अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट है, तो इसका ये मतलब हो गया ये आपका मेन क्लॉज हो गया। अब मेन क्लॉज अपने आप में अलग से लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हो गया कि ये आपका सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन यही है कि मेन क्लॉज स्टैंड अलोन इज नोन एज सिंपल सेंटेंस। तो आप ये देख रहे हो कि आप इसके अंदर वर्ड भी देख पा रहे हो, आप इसके अंदर फ्रेज भी देख पा रहे हो, सब्जेक्ट भी देख पा रहे हो, वर्ब भी देख पा रहे हो, ऑब्जेक्ट भी देख पा रहे हो, प्रेडिकेट भी देख पा रहे हो, क्लॉज भी देख पा रहे हो, और अल्टीमेटली ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। इसी तरीके से अगर नीचे वाले सेंटेंस के अंदर आओगे, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, एक सिंगल लेटर है, ये आपका वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, और आई के विषय में आगे पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आपका सब्जेक्ट के साथ क्या हो गया यहां से यहां तक? ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ये हो गया प्रेडिकेट। अगर इसी में बात करूं एम टीचिंग, अगर मैं इसको एक साथ कंबाइन करके अगर बात करूं तो ये हो गया फ्रेज। कैसा हो गया? ये वर्ब फ्रेज हो गया, और ये आपका एक्शन भी हो गया। ये क्या हो गया? ये एक्शन भी हो गया, तो ये वर्ब हो गया। और इसके बाद यहां पे क्या पढ़ा रहे हो? इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हो, तो ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहे हो? यू को पढ़ा रहे हो। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है, तो एक क्लॉज है, मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट है, तो मेन क्लॉज है, और स्टैंड अलोन है, तो सिंपल सेंटेंस है। तो सेंटेंस के अंदर इतने सारे एलिमेंट लास्ट लेक्चर में आपने देख लिया था, लर्न कर लिया था। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और जो मैंने आपको यहां पे बता रखा है, इन एलिमेंट्स को आज की क्लास में सीखना है। आज की क्लास में जो आपको सीखना है वो डिटर्मिनर सीखना है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट सीखना है, वो आपको एडजंक्ट सीखना है, वो मॉडिफायर सीखना है, वो कनेक्टर सीखना है। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो आज की क्लास में आप लर्न करने वाले हो। सो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट पहला ऐसा टर्म है, ये एक एलिमेंट है। अब इसको समझना कि अब क्या है ना कि आप धीरे धीरे आप सेंटेंस के अंदर आगे बढ़ने जा रहे हो। अभी तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा, बेसिक स्ट्रक्चर में भी आप थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ने वाले। कॉम्प्लीमेंट, अब अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे समझो कि जब आप मैथ्स में पढ़ते हो तो कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में मतलब होता है पूरक। पूरक हिंदी में इसको बोलते हैं, और पूरक का मतलब होता है पूरा करना। क्या करना? पूरा करना। तो जैसे अगर आप मैथ्स में पढ़ते हो तो आपको ये पता है कि अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री जोड़ोगे तो ये 90 डिग्री बढ़ता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर कोई बात कही जानी होती है तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के पूरक होते हैं, उन्हीं को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं कि सेंटेंस जब फॉर्म किया जाता है तो कुछ शब्द दूसरे शब्दों के, कुछ शब्द दूसरे शब्दों के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, उनके विषय में इंफॉर्मेशन देते हैं, बगैर उन शब्दों के दूसरे वाले शब्द की जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट होगी, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगा। तो ऐसे शब्द जो डाले जाते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, पूरक। अब एक बात ऐसे समझना है आपको कि किसके लिए डाला जाना होता है कुछ शब्द जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीजें होती हैं, इनकी मीनिंग को पूरा करने के लिए कुछ शब्दों को लगाया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब भी आपके सेंटेंस में होता है, इनकी मीनिंग को पूरा करने के लिए कुछ शब्द हम सेंटेंस के अंदर डालते हैं। उसकी वजह से सब्जेक्ट की मीनिंग या ऑब्जेक्ट की मीनिंग या उनके विषय में जो इंफॉर्मेशन देना होता है वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट होता है आपका, ये एक वर्ड हो सकता है, पॉइंटर के फॉर्म में बता रहा हूं, ये आपका वर्ड हो सकता है, या दूसरी बात ये फ्रेज हो सकता है। जब मैं फ्रेज की बात करूं तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, या तीसरा ये क्लॉज भी हो सकता है अपने आप में पूरा का पूरा।
क्या हो सकता है, ये वर्ड हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, फ्रेज की बात करें तो एक से ज्यादा शब्द हो सकते हैं, या क्लॉज हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा शब्द प्रॉपर सीक्वेंस में हो सकता है। उनको अगर सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करने के लिए अगर हम डालें तो वो क्या होते हैं, वो वर्ड, फ्रेज या क्लॉज को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब सेंटेंस के अंदर क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस के अंदर आपका ऑब्जेक्ट होता है। इन दोनों की मीनिंग को पूरा करने के लिए सेंटेंस के अंदर वर्ड, फ्रेज या क्लॉज लगाए जाते हैं और वही कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो सब्जेक्ट की जब मीनिंग को पूरा करने के लिए वर्ड, फ्रेज या क्लॉज को लगाएंगे तो उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और इसी हिसाब से आपके दिमाग में आ गया होगा, सर ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे तो उसको क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बात समझ में आई। तो कॉम्प्लीमेंट आपके जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वो आपके वर्ड हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं। मतलब एक शब्द हो सकता है, साधारण शब्द हम समझो, एक दो शब्द हो सकता है, या दो से ज्यादा शब्द हो सकते हैं और उनकी एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग हो सकती है। जब भी मैं क्लॉज की बात करूं आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर एक से ज्यादा शब्द प्रॉपर सीक्वेंस में हो, और वो सीक्वेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब ये जो चीज है, जो बात ये है, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा समझते हैं कि सर ये बात जो आप बोल रहे हो वो सेंटेंस के अंदर हमको कैसे समझ में आएगी। और एक बात और यहां पे आपको समझना है कि जो कॉम्प्लीमेंट होती है, अगर मीनिंग को पूरा करने के लिए इन शब्दों को लगाया जाता है तो इसका ये मतलब है कि अगर वो सेंटेंस के अंदर शब्द नहीं होंगे तो मीनिंग या इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो ये क्या होते हैं, ये नेसेसरी यूनिट होते हैं, ये आवश्यक यूनिट होते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस की आवश्यक यूनिट होती है, आवश्यक यूनिट होती है। जैसे मैं अगर बात करूं, नेसेसरी यूनिट होती है। जैसे मैं बात करूं, दीज लिटिल केक्स आर डिलीशियस, दीज लिटिल केक्स आर डिलीशियस। यह छोटे छोटे केक डिलीशियस है। तो ये जो डिलीशियस शब्द है, ये जो डिलीशियस शब्द है, ये डिलीशियस जो है इस लिटिल केक के विषय में इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। अगर मैं इसको सेंटेंस के अंदर से हटा दूं तो मैं लिखूंगा दीज लिटिल केक्स आर, तो इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मैं लिटिल केक्स के विषय में इंफॉर्मेशन पास करना चाहता हूं, अपनी बात को कंप्लीट करना चाहता हूं, तो इस जो शब्द को मैं लगा रहा हूं, ये वो जो शब्द है, ये इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करने के लिए आया है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आए या ऑब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए आए तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपका हुआ यहां पे। अगर मैं बात करूं, जैसे लिखा है शीला, शीला इज, शीला है, क्या है, एक नर्स है। शीला है, शीला क्या है, एक नर्स है। तो ये जो नर्स है ना, ये इंफॉर्मेशन शीला के विषय में पास कर रहा है। तो ये किस तरीके का जो है कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट पहचानना हो, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पहचानना हो, तो इसका सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं कि जब भी आपको सेंटेंस के अंदर है की, हिंदी में है की फीलिंग आए, ये चीज ऐसा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो नर्स है, कुछ भी है, तो हिंदी में अगर उसको आप ट्रांसलेट करो और है की फीलिंग आए तो वो जो बाद में हम शब्द लगाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करता है। और अगर इंग्लिश वाले बच्चे अगर हिंदी में ट्रांसलेट ना करो, सीधे सीधे ये अंडरस्टैंड करना चाहो कि अच्छा कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक है जिसको देख के हमें पता चल सके ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इज, आर, एम, वॉज, वर, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये जब लगा हो एज ए मेन वर्ब, तब इसके बाद जो शब्द आता है वो कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करता है। अभी आपको परेशान नहीं होना, आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले, क्योंकि ये जो इज, आर, एम, वॉज, वर मैं बता रहा हूं, ये जो वर्ब होते हैं यहाँ पे ना, इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब का एक अलग से 1 घंटे का लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा। जब लिंकिंग वर्ब पढ़ाया जाएगा तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। अभी आपको जो अंडरस्टैंड करना है वो अंडरस्टैंड करना है कि कॉम्प्लीमेंट जैसी कोई चीज होती है, ये क्या होती है, ये नेसेसरी यूनिट होती है, सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन ऐड करती है, उसकी मीनिंग कंप्लीट करती है। इसको हटाने से सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो ये सिर्फ एक एलिमेंट है, ये एक चिड़िया है जो सेंटेंस के अंदर होती है, या एक ऐसे ही कुछ समझ लो कि हाँ ये सेंटेंस के अंदर होता है। बार बार टीचर्स पढ़ाने में
इसका नाम लेते हैं। अगर एक कॉम्प्लीमेंट अगर आपको नहीं भी पता होगा, इस चिड़िया का नाम नहीं भी पता होगा, तो आपके एग्जामिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ग्रामर लर्न कर रहे हो तो आपको एक एक एलिमेंट्स पता होना चाहिए। इससे क्या होता है कि क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा तेजी से आप सेंटेंस को देख पाते हो उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स के फॉर्म में, तो एरर पहचानना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं बात करूं, जैसे अगला देखना, सी कॉल्ड मी ए फूल। अब यहां पे देखना, उसने कहा मुझे क्या कहा, मुझे कहा एक फूल, मुझे कहा एक फूल। अब ये जो ए फूल है ना, ये किसके विषय में इंफॉर्मेशन है, वो मेरे विषय में है। और यहां पे मी है क्या, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ए फूल क्या हो गया यहां पे, ए फूल यहां पे हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया यहां पे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यहां पे आपका हो गया। अगर मैं बात करूं अगले एग्जाम्पल की, दे अपॉइंटेड हिम डायरेक्टर, उन्होंने अपॉइंट किया हिम को क्या, डायरेक्टर। जब मैं बात करूं ये डायरेक्टर जो है किसके लिए आया, हिम के लिए आया है, तो किस तरीके का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, खास बात आप यहां पे ये देख पा रहे हैं ना, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जो उसके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है वो जोड़ रहा है लिंकिंग वर्ब। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखें तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक चीज समझिएगा कि कोई कनेक्टर नहीं होता, यहां पे आर्टिकल नहीं होना चाहिए, यहां पे ये टाइपो एरर है। सी कॉल्ड मी फूल, ए फूल नहीं होगा यहां पे। एक बात आपको अंडरस्टैंड करना है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई कनेक्टर नहीं होता, कोई दूसरा शब्द नहीं होता। तो यहां पे एक चीज ऐड कर लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या होते हैं, ये डायरेक्ट जुड़े होते हैं, इनके बीच में कोई भी कनेक्टर नहीं लगा होता है। जबकि सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये जो जुड़े होते हैं ये लिंकिंग वर्ब से जुड़े होते हैं। तो ये याद रखना होगा आपको, यहां पे याद रख लिए। लिंकिंग वर्ब के चैप्टर में आप और डिटेल में इसको पढ़ोगे और टाइप के लिंकिंग वर्ब देखोगे तो डिटेल में अपन लोग चलेंगे। लेकिन आपको समझना क्या है, आपको समझना सिर्फ यहां पे यही है कि अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विषय में उसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए कोई नेसेसरी यूनिट लगाई जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो इस चीज को खास करके ध्यान रखिएगा, नोट करके, कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के विषय बीच में कुछ भी मतलब कनेक्टर नहीं लगाया जाता, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो आई होप कि कॉम्प्लीमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं। अब यहां पे देखो, अगला जो एलिमेंट है वो है एडजंक्ट। एडजंक्ट क्या है, एडजंक्ट भी बिल्कुल वैसे ही रोल प्ले करता है जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट रोल प्ले करता है। एडजंक्ट भी वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या फिर क्लॉज हो सकता है। क्या हो सकता है, एडजंक्ट भी आपका वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या क्लॉज हो सकता है। लेकिन खास बात क्या होती है, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी सेंटेंस के अंदर डाले तो जाते हैं, पर ये नेसेसरी यूनिट नहीं होते। मतलब अगर सेंटेंस के अंदर इसको रखते हैं तो सेंटेंस में ज्यादा इंफॉर्मेशन पास होगा। सेंटेंस के अंदर से इसको निकाल लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस की कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगी, सेंटेंस अपने आप में सेंटेंस ही नहीं रह जाएगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको कुछ ऐसे वर्ड, फ्रेज या क्लॉज देखने को मिले जिसको हटा देने के बाद भी सेंटेंस की अपनी मीनिंग निकले, मतलब सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर में हो, उसका स्ट्रक्चर खराब ना हो, मतलब वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में हो, अपनी पूरी मीनिंग बता रहा हो, तो ऐसे वो सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर वो सब के सब एडजंक्ट होते हैं। एडजंक्ट का मतलब होता है सहायक। क्या, कॉम्प्लीमेंट का मतलब था पूरक, एडजंक्ट का मतलब होता है सहायक। हिंदी में याद रखिए इसको, सहायक। ये सहायता करने के लिए आते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं, पर नेसेसरी यूनिट नहीं होते। सेंटेंस से इसको निकाल दो तभी भी सेंटेंस अपने आप में सेंटेंस होगा, मीनिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन सेंटेंस अपने आप में सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल देखना, सी कम्स हियर ऑफन, यहां बोला जाए प्राय वो यहां पे आती है। अगर मैं इस शब्द को यहां से हटा दूं और मैं सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिख दूं, सी कम्स हियर, तो क्या ये सेंटेंस नहीं है? सेंटेंस तो ये तभी भी है। तो यहां पे जो ऑफेन शब्द लगा हुआ है, ये ऑफेन शब्द जो है ये क्या है, ये आपका यहां पे एडजंक्ट है। अगर मैं अगले एग्जांपल की तरफ चलूं, सी सिंग्स लाइक एन एंजल, सी सिंग्स लाइक एन एंजल। अब यहां पे देखो, अगर मैं लाइक एन एंजल, क्या है लाइक एन एंजल, अगर रिमूव कर दूं सेंटेंस के अंदर, अगर लिख दूं सी सिंग्स,
शी सिंग्स, अगर ये मैं लिख दूं तो क्या सेंटेंस कंप्लीट नहीं है? वो गाती है, सेंटेंस कंप्लीट है। ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है ना, इस सेंटेंस के अंदर डाला गया है, वो मीनिंग को इनहेंस करने के लिए और इंफॉर्मेशन देने के लिए डाला गया है। लेकिन इसको यहां से, ऑफन को यहां से हटाने के बाद ऐसा नहीं है कि सेंटेंस अपने आप में सेंटेंस नहीं रह जाएगा, सेंटेंस अपने आप में सेंटेंस रहेगा। तो इन दो को हटा देने के बाद भी सेंटेंस सेंटेंस रहेगा। तो ऐसे वो सारे के सारे शब्द जो सेंटेंस के अंदर आपको मिले, वो शब्द हटा दो, फिर वो सेंटेंस बना रहे। तो सारे के सारे शब्द, फ्रेज या क्लॉज जो आप हटाते हो, वो सब के सब क्या होते हैं? वो सारे के सारे जो होते हैं वो आपके एडजंक्ट होते हैं, मतलब सहायक होते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखना है, बहुत कम इसका इस्तेमाल करने को मिलेगा आपको। और अगला जो सबसे ज्यादा मॉडिफायर जैसा शब्द आपके टीचर्स पढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं, मॉडिफायर हमेशा सुनते रहोगे। मॉडिफायर भी क्या है? मॉडिफायर भी आपका वर्ड, फ्रेज या क्लॉज हो सकता है। मॉडिफायर भी आपका क्या हो सकता है? ये वर्ड हो सकता है, ये फ्रेज हो सकता है, या फिर अपने आप में कंप्लीट क्लॉज हो सकता है। अब एक बात समझिए कि क्या फर्क होता है तीनों में, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट और मॉडिफायर। क्या फर्क होता है तीनों में? देखो, जो एडजंक्ट होता है ना, जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, काइंड ऑफ मॉडिफायर की तरह ही काम करता है, काइंड ऑफ, पूरी तरीके से नहीं, आप कंप्लीटली नहीं कह सकते हो, लेकिन होता है। मॉडिफायर का देखो काम क्या होता है? मॉडिफायर का काम होता है सेंटेंस के अंदर, अगर ऐसे समझो, सेंटेंस के अंदर दो वर्ड है, इसको मैं दो पर्सन की तरह ट्रीट कराता हूं आपको, ये पर्सन 1 और पर्सन 2। अब इन दोनों को आप शब्द समझ लो, और मैं यहां पे समझाने के लिए आपको इनको पर्सन ले रहा हूं। अगर ये बंदा इसके विषय में कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, ये बंदा इसके विषय में कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, या फिर ऐसे समझो कि एक वर्ड दूसरे वर्ड के विषय में किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, या फिर एक फ्रेज दूसरे शब्द के विषय में या सेंटेंस में किसी भी एलिमेंट के विषय में कोई इंफॉर्मेशन अगर पास कर रहा है, या फिर कोई क्लॉज अगर इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, तो वर्ड, फ्रेज या क्लॉज कोई भी किसी के विषय में इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, तो वो जो वर्ड, फ्रेज या क्लॉज होता है ना, उसको मॉडिफायर बोलते हैं। बस इतनी बात है। सेंटेंस के अंदर जब आपको पता चले, जैसे मैं बोलूं ही इज ए मैन, और फिर मैंने बोलूं ही इज ए गुड मैन, गुड मैन, तो ये जो गुड शब्द है ना, वो मैन के विषय में एक इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। क्या? वो आदमी है, वो एक अच्छा आदमी है। तो ये जो गुड है ना, ये मैन के लिए मॉडिफायर है, मैन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो मॉडिफायर अलग से डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में चलेंगे, लेकिन मॉडिफायर का बेसिक सेंस आपको पता होना चाहिए। जब भी मैं बोलूं मॉडिफायर पढ़ाने के दौरान ग्रामर में, इसका यह मतलब होगा कि कोई शब्द दूसरे शब्द के विषय में, कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के विषय में इंफॉर्मेशन पास कर रहा होगा। जो इंफॉर्मेशन पास करेगा उसे हम मॉडिफायर बोलेंगे। तो वो वर्ड हो सकता है, वो फ्रेज हो सकता है, वो क्लॉज हो सकता है। जैसे सी इज ए गुड गर्ल, तो यहां पे वो लड़की तो है, लेकिन कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो ये जो गुड है ना, ये क्या कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन पास कर रहा है गर्ल के विषय में। ही वॉज वेरी जेंटल, वो है कैसा है? वेरी जेंटल है। वो कैसा है? वो है, वो वेरी जेंटल है। तो देखो, ये जो जेंटल है वो ही के विषय में इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, जो वेरी है वो जेंटल के विषय में इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। तो जो जेंटल है वो ही का मॉडिफायर है, वेरी जो है वो जेंटल का मॉडिफायर है। जेंटल ही का मॉडिफायर है और वेरी जो है जेंटल का मॉडिफायर है। कैसे? हमने बोला वो है, ही वॉज, वो है, वो क्या है? वो जेंटल है। लेकिन जैसे मैं बोला कि वेरी, तो जेंटल की ग्रेविटी बढ़ा रहा है वेरी, वो बहुत जेंटल है। वो जेंटल तो है लेकिन बहुत जेंटल है। तो जो वेरी है वो जेंटल का मॉडिफायर है, जेंटल जो है वो ही का मॉडिफायर है। इस तरीके से बहुत सारे शब्द आपको सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेंगे कि जो एक शब्द दूसरे शब्द के विषय में इंफॉर्मेशन पास कर रहे होंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन पास कर रहे होंगे, वो सारे के सारे मॉडिफायर होते हैं। इसी तरीके से एग्जांपल देखेंगे, सी इज द वुमेन, सी इज द वुमेन विद द हैट। ये जो विद द हैट है वो किसके विषय में इंफॉर्मेशन है? वुमेन। सी इज द वुमेन, वो वुमेन तो है लेकिन टोपी के साथ। अगर विद द हैट लिखा हुआ तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, क्या है? ये पूरा का पूरा देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा जो फ्रेज है, यहाँ पे शब्द था, यहाँ पे शब्द था, पर यहाँ पे फ्रेज है। ये फ्रेज वुमेन के विषय में इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है वो क्या है? वो पूरा का पूरा फ्रेज यहाँ पे मॉडिफायर है। आई सॉ द मैन हुम वी मेट यस्टरडे। देखो, आई सॉ द मैन हुम वी मेट यस्टरडे। अब इसको ध्यान से देखना, मैंने एक आदमी देखा जिसे मैं कल मिला था।
मैंने आदमी देखा जैसे मैं कल मिला था। तो ये जो आगे का इंफॉर्मेशन है, ये पूरा मैन के विषय में इंफॉर्मेशन तो है, इसी मैन की आगे की जानकारी तो मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है वो इसके विषय में इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। तो ये भी तो मॉडिफायर है। अब कहोगे सर क्लॉज कैसे? क्लॉज होने के लिए क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए। whom we met yesterday, देखो ये वी है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। वर्ब के बाद आगे की इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा है तो पूरा का पूरा मॉडिफायर हो गया। तो अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है तो क्लॉज ही तो होता है, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो मॉडिफायर होता है। आप शॉर्ट टर्म में ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि प्रेडिकेट थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, वर्ब थोड़ा कम इंफॉर्मेशन होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे फ्रेज है, यहाँ पे क्लॉज है। तो ये सारे के सारे मॉडिफायर हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं दिखाऊं, सी इज ए गर्ल। ये गर्ल क्या है? ये गर्ल क्या है? ये है कॉम्प्लीमेंट ना। अभी सी इज ए नर्स बोला था, सी इज ए नर्स बोला था मैंने, याद होगा ना आपको। तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट था नर्स, तो गर्ल भी तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ही वॉज वेरी जेंटल, वो वेरी जेंटल है। तो जेंटल क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर के बीच में आपस में एक सबसेट बनता है। ये मैथमेटिकल टर्म है इस तरीके का, ये सबसेट बनता है। तो मैं इसके डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि यहां अभी आप बेसिक टर्म सीख रहे हो। आगे अभी डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में जब मॉडिफायर्स के डिटेल में चलेंगे, कनेक्टर्स के डिटेल में चलेंगे, तो हम वहां पे और डिटेल बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट्स और मॉडिफायर तीनों एक टाइप का होता है। तीनों का काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सेंटेंस के अंदर ऐड करना। मैं फिर से रिवाइज कराता हूं, कॉम्प्लीमेंट का काम क्या है? कॉम्प्लीमेंट का काम है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन। सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के विषय में अगर इंफॉर्मेशन ऐड करता हुआ मिले तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट नाम देते हैं। किसी के लिए भी इंफॉर्मेशन ऐड करते हुए मिला तो एडजंक्ट बोलते हैं, लेकिन उसको हटा देने से भी सेंटेंस होना चाहिए। और मॉडिफायर जो होता है वो किसी शब्द के विषय में कोई भी इंफॉर्मेशन पास करोगे वो मॉडिफायर होगा। तो ये तीनों एलिमेंट्स आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए, अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, वेल मेमोराइज्ड होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में। अब हम देखेंगे डिटरमिनर। डिटरमिनर एक नया कंसेप्ट है, आजकल इसे अलग चैप्टर में निकाल के पढ़ाया जाता है। डिटरमिनर पहले ये एग्जेक्टिव के चैप्टर में ही था, तो डिटरमिनर जो है अब अलग से एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। डिटरमिनर होता क्या है? डिटरमिनर का मतलब होता है डिटरमाइन करना या किसी को निश्चित करना, ठीक है। अब होता क्या है, आगे चल के एक चैप्टर पढ़ोगे, बचपन में शायद आपने इतना सारा पढ़ रखा है, तो मैं थोड़ा रेफरेंस ले लेता हूं। नाउन के पहले कुछ शब्द लगाए जाते हैं नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, नाउन को निश्चित करने के लिए। तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे आगे चल के आर्टिकल, जिसमें आप पढ़ोगे ए, एन, द, ठीक है। और एक दूसरा चैप्टर आगे चल के पढ़ोगे एग्जेक्टिव, जिसमें आपको एक सर्टेन टाइप का एग्जेक्टिव दिखाई देगा। वो ऐसे एग्जेक्टिव है, क्योंकि आर्टिकल भी नाउन के पहले आता है, एग्जेक्टिव भी नाउन के पहले आता है। तो ये दोनों चीज जो है वो मिलके नाउन को निश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे शब्द जो नाउन को डिटरमाइन, नाउन के पहले आते हैं और नाउन को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, उनको डिटरमिनर्स बोला जाता है। तो जब आप आर्टिकल का चैप्टर रीड करते हो, जब आप एग्जेक्टिव का चैप्टर रीड करते हो, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेते हो, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज अलग से पढ़नी पड़ती है, जिसको डिटरमिनर का चैप्टर लिख के पढ़ाया जाता है। तो वैसे मोस्ट ऑफ द चीज इन दो चैप्टर में कवर हो जाता है, लेकिन आपको ये डिटरमिनर पता होना चाहिए। डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर बेसिकली होता क्या है, नाउन के पहले आता है और नाउन के पहले लग के नाउन को डिटरमाइन करने की कोशिश करता है, उसे निश्चित बनाने की कोशिश करता है। एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। जैसे वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन। देखो यहां पे एक बात समझो, वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट, हम गए, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट में गए, हम शहर के एक रेस्टोरेंट में गए, लेकिन यहां पे एक शब्द हमने लगाया द बेस्ट। हमने क्या लगाया? द बेस्ट। अब ध्यान से देखो कि द बेस्ट का काम क्या है। द बेस्ट आपका जो रेस्टोरेंट है इसके पहले आया है, रेस्टोरेंट के पहले आया है, और इसको डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, इसको एक स्पेशलिटी देने की कोशिश कर रहा है कि ये सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट है शहर का। क्या है? सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट है शहर का। तो ये जो आपका आर्टिकल है, ये आपका यहां पे डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, सबसे स्पेशल रेस्टोरेंट है। तो इसको यहां पे क्या बोलेंगे? डिटरमिनर। सी लाइक्ड ऑल डिजर्ट्स इक्वली। अगर आप ये लिखते सी लाइक्ड डिजर्ट्स इक्वली, सभी डिजर्ट्स को वो इक्वली पसंद करती है, लेकिन आपने देखा कि एक हमने यहां पे शब्द लगाया ऑल।
स्पेशलिटी, थोड़ा सा स्पेशल स्ट्रेस देने के लिए, इसको और सर्टेन करने के लिए। तो ये जो ऑल है ना, यहां पे डिटरमिनर का रोल प्ले कर रहा है। आगे जब चैप्टर्स में चलोगे आर्टिकल में और एग्जेक्टिव में, तो इसके डिटेल में और डेप्थ में इनके सारे कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन यहां पे एक ब्रीफ समरी ले लो कि हाँ ये होता क्या है। ये डिटरमिनर ये होता है कि नाउन के पहले आता है, स्पेशली क्या है, ये नाउन के पहले आता है। जैसे डिजर्ट यहाँ पे नाउन है, नाउन के पहले आएगा और नाउन को निश्चित बनाने की कोशिश करेगा, सर्टेनिटी देने की कोशिश करेगा, या कुछ स्पेशल समझ में, मतलब अलग से पॉइंट आउट ही करेगा कि हाँ ये नाउन अलग से आपको दिखाई दे। यहां पे द बेस्ट रेस्टोरेंट को अलग से दिखा रहा है, यहां पे ऑल डिजर्ट्स को अलग से दिखा रहा है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है कनेक्टर। अगर मैं बात करूं शुरुआती दौर से ही, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, फिर हर चीज को ज्वाइन ही करते तो आ रहे हो, और हर चीज को ज्वाइन करने के लिए क्या होगा, कुछ कनेक्टर्स चाहिए होता है। जैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करने के लिए लिंकिंग वर्ब चाहिए होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने के लिए वर्ब चाहिए होता है, क्लॉज को क्लॉज से कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन चाहिए होता है। ऐसे ही कई सारे कनेक्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो कनेक्टर्स बेसिकली जो होंगे वो वर्ड हो सकते हैं अपने आप में, फ्रेज हो सकते हैं, या कंप्लीट क्लॉज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो, वर्ड हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, जो एक ग्रामेटिकल सीक्वेंस बनाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम वही होता है कनेक्टर्स का कि जो सीक्वेंस है ना वो प्रॉपर वेल डिफाइंड ग्रामेटिकल सीक्वेंस में फिट करे। और ये कनेक्टर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप आगे चलोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज कनेक्टर का रोल प्ले करते हैं। जैसे वर्ब आपका कनेक्टर का रोल प्ले करता है, लिंकिंग वर्ब रोल प्ले करता है, कंजंक्शन रोल प्ले करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्टर का रोल प्ले करता है। तो कनेक्टर्स अलग से हमने यूनिटी बनाई है जिसमें सारे कनेक्टर्स के विषय में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे एक एग्जांपल है, आई वॉन्ट 3 बियर्स एंड ए ग्लास ऑफ लिमोनेड। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट 3 बियर्स, आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ लिमोनेड। आप दोनों बातें अलग से कह सकते थे। आप कह सकते थे आई वॉन्ट 3 बियर्स, आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ लिमोनेड, लेकिन दोनों बातों को कनेक्ट कर लिया गया, आई वॉन्ट 3 बियर्स एंड ए ग्लास ऑफ लिमोनेड। तो यहां पे एक कनेक्टर आप देख रहे हो, एक ये कनेक्टर है जिसका इस्तेमाल किया गया एंड। तो ये कनेक्टर यहां पे दिस प्रेजेंट इज नॉट फॉर योगी बट जय। अब यार यहां पे एक बात ये देखो कि ये जो बट है ना, ये जो क्या है, ये कनेक्टर का काम कर रहा है। आई विल स्टडी मैथ इन ऑर्डर टू इंप्रूव माई कैरियर। तो यहां पे जो इन ऑर्डर टू है ना, ये इन ऑर्डर टू यहां पे कनेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो कनेक्टर का मेन काम रहता है दो चीजों को कनेक्ट करना। वो वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करता है, फ्रेज को फ्रेज से कनेक्ट करता है, क्लॉज को क्लॉज से कनेक्ट करता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करता है। तो कनेक्टर का मेन काम यही रहता है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ेंगे और हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। ये तो रहे सारे एलिमेंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये वो सारे टर्मिनोलॉजी है जो आपको जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो सारा का सारा यूज होगा। तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हुए हम बहुत डिटेल में चलेंगे, हर चीज़ के बहुत डिटेल में चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग रफ ओवरव्यू बेसिक पिलर्स बिल्ड कर रहे हैं। तो बेसिक पिलर बिल्ड करते वक्त आपको याद होगा कि हम लोग जब ग्रामर पढ़ते हैं तो डायरेक्टली आपके पास आ जाता है कि नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, ये सारा पढ़ना स्टार्ट करते हो। अच्छा, इसके पीछे का जो बेसिक्स होता है ना, वो कई बार क्या होता है टीचर्स आपको समझाते नहीं है और आप उसे अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हो। इसीलिए आपको इंग्लिश ग्रामर मैथ्स की तरह महसूस नहीं होता है। ये भाषा कभी भी आपको मैथ्स की तरह कभी भी महसूस नहीं होती है। लेकिन चलो मैं आपको इसको वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में फिट करता हूँ ताकि आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब एक बात ये समझिए कि दुनिया में जितने भी शब्द बने, भाई अब सिंबल्स को कंबाइन कर रहे थे, शब्द बन रहे थे, उनकी मीनिंग निकल रही थी और उन मीनिंग को सेंटेंस के अंदर पिरोना था। तो इन शब्दों को वो सेंटेंस के अंदर क्या काम करेंगे, उनका रोल क्या होगा, उनका फंक्शन क्या होगा, इस हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए गए। दुनिया में जितने भी शब्द सिंबल्स को कंबाइन करके बने, दुनिया में जितने भी शब्द कंबाइन करके मिले, उनको रोल एंड फंक्शन के हिसाब से, रोल और फंक्शन के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए। इन नामों की अगर मैं चर्चा करूं तो ये वो नाम है, ये नाम है नाउन, ये नाम है प्रोनाउन, ये नाम है एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन, ये वो नाम है, ठीक है। तो ये वो नाम है जो दिए गए। अब ये नाम किस बेसिस पे है? जैसे कोई शब्द नाउन नहीं होता है, बात समझना, कोई भी शब्द नाउन नहीं होता है। अगर सेंटेंस के अंदर एक पर्टिकुलर रोल और फंक्शन प्ले करेगा तब तो वो नाउन होगा, लेकिन अगर उसका रोल और फंक्शन अगर बदल जाएगा तो उसी शब्द को हम नाउन नहीं बोलेंगे।
आज तक कभी आपको एक बात पता नहीं है, जैसे मैंने लिखा राम, तो आप बोलोगे सर ये नाम है, ये नाउन है, लेकिन सेंटेंस के अंदर कई बार क्या होता है कि ये नाउन का रोल प्ले ही नहीं करता है। तो जब ये नाउन का रोल प्ले नहीं करता, उसका फंक्शन प्ले नहीं करता है, तब उस टाइम पे हम इसको नाउन नहीं बोलते हैं, और ये अंडरस्टैंड करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो नाउन प्रोनाउन, कोई शब्द नाउन प्रोनाउन नहीं होता है, उनका रोल और फंक्शन सेंटेंस के अंदर डिफाइन करता है कि वो नाउन का रोल प्ले करेंगे या प्रोनाउन का रोल प्ले करेंगे। तो कोई भी जो वर्ड होता है उनको इन्हीं कैटेगरी में बांटा जाता है, और इनको कंबाइंड फॉर्म में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सेंटेंस के अंदर ये कुछ जो है आपके जो वर्ड्स हैं, इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट। हम इनको एक नाम दे रहे हैं, इनको बोलते हैं कंपोनेंट, सेंटेंस के कंपोनेंट। रोल और फंक्शन के हिसाब से सेंटेंस के अंदर रोल और फंक्शन के हिसाब से ये कुछ कंपोनेंट्स है, और कोई भी जो शब्द बनता है सिंबल्स को कंबाइन करके, जिसकी अपनी एक सही साट मीनिंग निकलती है, वो इनमें से कोई ना कोई रोल प्ले करता है। तो इनमें से जो सा रोल प्ले करेगा उस रोल के हिसाब से उसको नाउन बोलेंगे या प्रोनाउन बोलेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कुछ भी बोल देंगे इस हिसाब से। ठीक है, इसमें आर्टिकल मिसिंग है, सो आर्टिकल लिख लेना। पहले इसको बाहर रखा जाता था, अब इसको बाहर नहीं रखा जाता है, इसको भी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में लिखा जाता है। ठीक है, मेरी बात, मैं यहाँ पे बहुत समय बिता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बात की गहराई को आप बहुत क्लियर तरीके से समझें। अब हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो एलिमेंट अभी हमने पढ़ा, जो हमने एलिमेंट पढ़ा और जो हम ये कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, ये कंपोनेंट आपने बचपन से बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा। ठीक है, एलिमेंट आज हमने आपको सिखाया थोड़ा बेहतर तरीके से। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो कंपोनेंट है ना बच्चा, ये कंपोनेंट, क्योंकि देखो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये अलग वाइज अभी हम चैप्टर में घुस के पढ़ेंगे, लेकिन घुस के पढ़ने से पहले उनकी बेसिक्स, वो जो एलिमेंट्स है, ये जो कंपोनेंट्स है, वो एलिमेंट्स में कैसे फिट होते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। ये जो कंपोनेंट है वो एलिमेंट्स के अंदर कैसे फिट बैठते हैं। जैसे हमने एक एलिमेंट का नाम लिया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। अगर हमने मॉडिफायर बोला, मॉडिफायर के अंदर कौन कौन से इसमें कंपोनेंट आते हैं। अगर मैंने एडजंक्ट बोला तो कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। डिटर्मिनर बोला तो कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर आते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, सो सेंटेंस का मैंने बोला था कि एक ऐसा फॉर्मूला होगा जो मैं अपना पूरा ग्रामर पढ़ाते वक्त उसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, जो साथ में लेके चलूंगा। तो एक सबसे बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। आपको पता है कि अगर मेन क्लॉज स्टैंड अलोन हो तो हम उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस ले तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी सिंपल सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हम उससे एक कदम आगे बढ़ के इसका जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी है, उसको हम लेते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम आपको सब कुछ समझा पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो अब से आप हमेशा याद रखिएगा कि एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आया कहाँ से है, ये डिफाइन करते हुए हम लोग आए हैं। तो ये मैथ्स की तरह आप पूरा डिफाइन करके यहाँ तक पहुँचो ना, इसे आपको रटवा दिया जाता है, जिसको हमने कोशिश किया कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि ये हमेशा आपको याद रहे। अब देखना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हम क्या काम करेंगे, एक चीज़ समझना कि सेंटेंस के अंदर होता क्या है। सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर सेम होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर, STR लिख रहा हूं, इसको स्ट्रक्चर से समझिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका और इसका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो ये आपका एक एलिमेंट है सेंटेंस का, और ये आपका एक एलिमेंट है सेंटेंस का, एलिमेंट है सेंटेंस का। इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। इन दोनों के अंदर आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो एक बात ऐसे समझना, जैसे राज टीचर्स मैथ, ये एग्जांपल है। अब यहां पे आपका जो है सब्जेक्ट है और ये है आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये है आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे देखो, राज के अंदर एक वर्ड आया है, इसके अंदर भी एक वर्ड आया है, और अगर आपने बचपन से पढ़ रखा है तो आपको पता है ये भी नाउन है और आपको पता है ये भी नाउन है, दोनों नाउन है ना। और इसके अंदर एक एक कंपोनेंट आया है, क्या आया है, एक एक कंपोनेंट आया है, दैट इज नाउन, दैट इज नाउन। लेकिन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होता है अप टू 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कितने, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट
अप टू 4 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में एक बात आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जो है नाउन से मिलके बना होता है, प्रोनाउन से मिलके बना होता है, और साथ में इसका मॉडिफायर भी होता है। क्या होता है? साथ में इसका मॉडिफायर होता है। इसका जो मॉडिफायर का रोल प्ले करता है उसमें आप आर्टिकल लेते हो, इसको डिटरमाइन करने के लिए आता है, और साथ में आर्टिकल के साथ में आपका एग्जेक्टिव आता है। और ये जो यूनिट है वो थोड़ी और बड़ी होती है कि अगर एग्जेक्टिव का भी मॉडिफायर आ जाए तो एडवर्ब भी इसके साथ आता है। तो अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट जो होगा आपका या ऑब्जेक्ट होगा वो अप टू 4 कंपोनेंट से मिलके बना होगा। इसका मतलब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अप टू 4 कंपोनेंट तक बने होने का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है जो आपका सब्जेक्ट है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाउन हो सकता है, या फिर नाउन होने का मतलब ये सिर्फ एक शब्द से मिलके बना हो सकता है, या फिर नाउन को रिप्लेस करके आगे पढ़ोगे प्रोनाउन होगा तो भी एक शब्द से मिलके बना हो सकता है। या अगर मैं बात करूं कि अगर ये सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी होगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन पास होगी, तो ये 2 शब्द से मिलके बना हो सकता है जिसके अंदर नाउन और आर्टिकल हो सकता है, नाउन पर आर्टिकल हो सकता है, या ये 3 शब्द से मिलके बना हो सकता है जिसमें आपका नाउन, आर्टिकल और एग्जेक्टिव हो सकता है। या फिर चौथी कंडीशन ऐसी हो सकती है इसकी कि इसके अंदर चौथा भी कंपोनेंट आ सकता है, और दैट इज एडवर्ब। क्या हो सकता है? ये एडवर्ब भी हो सकता है, एग्जेक्टिव, आर्टिकल और नाउन या फिर प्रोनाउन। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो अप टू 4 कंपोनेंट से मिलके बना हो सकता है। मतलब उसके अंदर एक शब्द हो सकते हैं, 2 शब्द हो सकते हैं, 3 शब्द हो सकते हैं, 4 शब्द हो सकते हैं सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, सेम होता है। तो सेम स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट भी फॉलो करता है। तो कोई सिंपल सा सेंटेंस अगर आप एक शब्द यहां रखोगे, एक शब्द यहां पे रखोगे और एक शब्द यहां पे रखोगे तो क्या होगा? 3 शब्द में पूरा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखो कि इसका पूरा का पूरा ये पैटर्न उठा के इधर भी रख लो, पूरा पैटर्न उठा के इधर भी रख लो, तो ये 4 शब्द से मिलकर बना हो गया, 8 शब्द इसका हो गया, और वर्ब का अपना अलग से जो भी शब्द आए। ठीक है, तो हम इसको इसके कंपोनेंट के साथ एक नाम देने वाले हैं जिसको बोलने वाले हैं सब्जेक्ट यूनिट। अब हम इसको क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट यूनिट। अब से आप क्या याद रखोगे? सब्जेक्ट यूनिट जैसी कोई चीज होती है, सब्जेक्ट यूनिट जैसी कोई चीज होती है जो बनी हो सकती है अप टू 4 कंपोनेंट से। और सेम बात अगर मैं बोलूं तो ऑब्जेक्ट यूनिट भी बोल सकते हैं जो भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में, ताकि आपको मैं मैथ्स की तरह बहुत सही से सिखा सकूं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका अप टू 4 कंपोनेंट से बना हो सकता है जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, आर्टिकल और एडवर्ब आ सकते हैं। हम अभी जब घुसेंगे ना तो फिर नाउन पूरा पढ़ेंगे। अगर नाउन पढ़ लेंगे, एग्जेक्टिव पढ़ लेंगे, आर्टिकल पढ़ लेंगे, एडवर्ब पढ़ लेंगे, तो इसका मतलब हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों पढ़ लिया। वर्ब पढ़ लिया तो वर्ब वाली यूनिट खत्म हो गई। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो अप टू 4 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब 2 यूनिट से, 2 या 3 शब्दों से मिलके बना होता है। उस पर हम चर्चा करने आएंगे, लेकिन पहले एग्जांपल देख लो कि अप टू 4 कंपोनेंट से मिलके कैसे बने होते हैं। जैसे एग्जांपल 1 है आशीष प्लेज क्रिकेट। ध्यान से देखना, आशीष, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है उसका एक्शन, ये है वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखना इसमें एक शब्द है, मतलब एक कंपोनेंट है जो कि नाउन है। क्या है? जो कि नाउन है। यहां पे भी एक कंपोनेंट है जो कि नाउन है। दूसरे में देखना ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका नाउन है, ये जो है ही आपका प्रोनाउन है, लेकिन सब्जेक्ट है, एक कंपोनेंट सब्जेक्ट है, ये भी एक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पे देखना ए हैंडसम बॉय इज स्टडिंग इन द पार्क। अब यहां पे देखना कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक है नाउन, दूसरा है आपका आर्टिकल। लेकिन अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये हो गया आपका बॉय नाउन, ये इसका एग्जेक्टिव और ये इसका आर्टिकल। तो ये 3 कंपोनेंट से बना हुआ आपका सब्जेक्ट है, 3 कंपोनेंट से बना हुआ सब्जेक्ट है। ए गर्ल इज कुकिंग फूड। अब यहां पे देखना एक गर्ल है, ये 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, और कुकिंग फूड यहां पे ये 1 कंपोनेंट से बना हो सकता है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। आई मेट ए वेरी ऑनेस्ट बॉय यस्टरडे। अब यहां पे देखो ऑब्जेक्ट, देखो जरा ध्यान से, ये 4 कंपोनेंट से बना हुआ है।
सब्जेक्ट आपका एक कंपोनेंट से बना हुआ है, जबकि आपका ऑब्जेक्ट 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, जिसमें क्या है, ये आपका नाउन है, ये आपका क्या है, एग्जेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है, और ये आपका आर्टिकल है। क्या है, ये आपका आर्टिकल है। देख रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अप टू 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हो सकता है। तो बेसिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, बेसिक्स इसकी क्लियर है, तो आगे पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे, आते हैं वर्ब्स की बात करते हैं। देखो, वर्ब्स 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वर्ब और उसके मॉडिफायर से, वर्ब और उसके मॉडिफायर से, वर्ब और उसके मॉडिफायर से। तो वर्ब की अगर बात करूं तो वर्ब में भी आगे चल के पढ़ोगे तो इसमें एक हेल्पिंग वर्ब आता है, इसमें एक मेन वर्ब आता है। तो 2 ये हो गए और एक शब्द ये हो गया जिसको हम एडवर्ब करते हैं। एडवर्ब से हम वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें अप टू 3 वर्ड हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो कंपोनेंट होता है 2, वर्ब और उसका मॉडिफायर जिसको हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे ही मूव्ड स्लोली एंड स्पोक क्वाइटली। अब यहां पे देखना, ये दोनों वर्ब का कंपोनेंट है जो एंड से जोड़ के बनाया गया है। इसमें जो है क्या किया गया है, ही मूव्ड स्लोली, ये आपका वर्ब है और ये उसका मॉडिफायर एडवर्ब है। ये वर्ब है, ये उसका मॉडिफायर एडवर्ब है। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट से हो गया, ये 2 कंपोनेंट से हो गया। सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अब यहां पे देखो इज लुकिंग लिखा हुआ है, ये 2 शब्दों से बना हुआ जो है वर्ब है, जबकि इसमें मॉडिफायर नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कनेक्टर्स की, तो कनेक्टर्स में आपका वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और साथ में अभी आगे देखोगे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब जैसी चीजें भी आएगी। कनेक्टर्स का हम एक अलग से यूनिट बना के पढ़ने वाले हैं। डिटरमिनर्स की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आर्टिकल और एग्जेक्टिव डिटरमिनर का रोल प्ले करते हैं। मॉडिफायर की बात करें तो एग्जेक्टिव, एडवर्ब्स बेसिकली ये मॉडिफायर का रोल प्ले करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो ये आपको एक बात पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, वो स्ट्रक्चर आपको हमेशा ऐसे याद रखना है कि सब्जेक्ट यूनिट या फिर इसी को आप ऑब्जेक्ट यूनिट भी कह सकते हो और वर्ब यूनिट। सिंपल सेंटेंस के अंदर 3 ही एलिमेंट थे और 3 ही यूनिट थे और सारे के सारे कंपोनेंट देख रहे हो फिट बैठ गए ना। अब जैसे कनेक्टर के अंदर अगर हम बात कर रहे थे, तो कनेक्टर के अंदर कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है, कंजंक्शन आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब भी आगे चल के देखोगे आएगा। और उसके बाद डिटरमिनर के अंदर जो आपके एलिमेंट्स के अंदर जो आ रहा है वो आर्टिकल और एग्जेक्टिव आ रहा है, और मॉडिफायर के अंदर एग्जेक्टिव और एडवर्ब आता है। मॉडिफायर के अंदर एग्जेक्टिव और एडवर्ब आता है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम यूज करेंगे। अब आओ अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो हमने एलिमेंट्स पढ़े, ये जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े, ये आपस में कैसे फिट होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये सारे मिल के सेंटेंस के अंदर कैसे फिट होते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तो चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, मतलब एक छोटा सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, एक उसका बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ये सारे कंपोनेंट कैसे एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं ग्रामेटिकली, इसके लिए आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो हम जो अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो अंडरस्टैंड करने वाले हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस के ही सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं कि एक सेंटेंस के अंदर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेना है, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेना है, तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या क्या जोड़ते हैं, सारे सबको एक साथ लेना या उसमें से 2 चीजों को लेना है, तो कैसे उसको कंबाइन करेंगे। तो हमें एक सेट पैटर्न पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम पैटर्न रख के सेंटेंस बनाएंगे और इस तरीके का पैटर्न हमें मिले तो वो सेंटेंस सही होता है। तो सबसे पहले सबसे छोटे स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसको हम पैटर्न 01 का नाम देंगे। पैटर्न 01 में अगर मैं बात करूं कि अब सबसे छोटा से छोटा अगर सेंटेंस बनाने की बात करें क्या बना सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन के बियॉन्ड तो जा नहीं सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम में वो मेन क्लॉज होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए, अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैं मेन क्लॉज की बात करूं या किसी भी क्लॉज की बात करूं, तो एक क्लॉज कब क्लॉज कहलाता है, वो क्लॉज तब कहलाता है जब उसके अंदर सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। और प्रेडिकेट कब प्रेडिकेट कहलाता है, जब प्रेडिकेट के अंदर कम से कम में सब्जेक्ट का एक्शन तो मेंशन हो, कम से कम में एक वर्ब तो हो ही हो। तो हम इसमें सबसे छोटा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं पैटर्न 01। हम एक सिर्फ सब्जेक्ट लेते हैं, प्रेडिकेट के अंदर हम सिर्फ वर्ब लेते हैं, बस हमको ये देखना है ये अपने मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट हो, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस बोल देंगे। जैसे एग्जांपल में हर्ष वेंट, हर्ष गया, बात अपने में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है प्रेडिकेट, ये मेन क्लॉज हो गया, ये मीनिंग में कंप्लीट है, मतलब सिंपल सेंटेंस हो गया। तो ये सबसे छोटा पैटर्न जो हम बना सकते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रख के हम सबसे छोटा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसी में अगर इसका भी थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप सब्जेक्ट में एक वर्ड लो, वर्ब में थोड़ा सा बड़ा कर लो।
एक हेल्पिंग वर्ब ले लो, एक मेन वर्ब ले लो, तो 3 शब्द से बना हुआ आपका सबसे पहला पैटर्न हो सकता है। इसी में अगर आप चाहो तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट यूनिट का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, सब्जेक्ट ले सकते हो, मॉडिफायर ले सकते हो। तो जैसे ही सब्जेक्ट यूनिट को, सब्जेक्ट की मैं जब चर्चा करूं तो सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट यूनिट की तरह देखो कि उसके अंदर 4 शब्द हो सकते हैं। तो ये वाला छोटा स्ट्रक्चर भी अपने आप में काफी बड़ा हो सकता है। हम पैटर्न 02 की बात करें तो पैटर्न 02 में मतलब इससे जो अगला फॉर्मूला हम बना सकते हैं वो अगला फॉर्मूला ये है कि आपने एक टर्म पढ़ा कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट को वर्ब के साथ उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ दे तो मीनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरी मीनिंग बना लेते हैं। जो बीच में उनको ऐड करता है उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो हम सब्जेक्ट को वर्ब के साथ और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर जोड़ दे तो अगला इसका बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा और इस वर्ब को यहां पे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। यहां पे राज इज ए टीचर, राज है क्या है? टीचर है। ये क्या है आपका? ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो हमने इज के साथ जोड़ा, ये लिंकिंग वर्ब है। तो ये अपने आप में पूरी तरीके से मीनिंग कन्वे कर रहा है। सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, मतलब वर्ब भी है, अदर इंफॉर्मेशन भी है। तो राज इज ए टीचर एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि इस फॉर्मूले में फिट है। सी इज ब्यूटीफुल, वो है, वो क्या है? वो खूबसूरत है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है और ये वर्ब लगा हुआ है, तो ये अपने आप में इस स्ट्रक्चर में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अगला जो पैटर्न 02 है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद अगर अगले पैटर्न की बात करें तो आप दिमाग में सोचो अगला पैटर्न क्या बना सकते हो? सब्जेक्ट वर्ब। अब सर एक्शन की चर्चा कर लिया जाए। जब मैं बात करूं एक्शन की चर्चा करके उसका इंपैक्ट चर्चा करने की बात है तो इंपैक्ट देखो डायरेक्ट पड़ता है, इनडायरेक्ट पड़ता है और प्रीपोजिशन के साथ पड़ता है। तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से पहले छोटा स्ट्रक्चर देखते हैं। छोटा स्ट्रक्चर में मान लो कि आपने सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया, उसका इंपैक्ट पड़ा, डायरेक्टली किसी के ऊपर पड़ा, तो हम उसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसा हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे द स्टूडेंट ईट केक, द स्टूडेंट्स ईट केक, स्टूडेंट से खाया, क्या खाया? केक खाया। अब क्या का जवाब मिला? तो यह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट आपको आपने जोड़ दिया। ही इज प्लेइंग टेनिस, वो खेल रहा है, क्या खेल रहा है? टेनिस खेल रहा है। अब आपने सब्जेक्ट तो लिया, वर्ब तो लिया, सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया। अब यहां पे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जोड़ रहे हो। फार्मर आर प्लगिंग द फील्ड, फार्मर जोत रहे हैं, क्या जोत रहे हैं? खेत जोत रहे हैं। तो ये जो द फील्ड है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपने अगला स्ट्रक्चर बनाया, सब्जेक्ट का वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, एक फॉर्मूला तैयार कर लिया। इस फॉर्मूले पे चीज लिखी जाएगी तो सेंटेंस के एक पैटर्न में होगी, अपने आप में पूरी तरीके से फिट होगी, मीनिंग निकलेगी। अब इसके बाद ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है और इसको समझना है प्रॉपर तरीके से। अब अगली बात अगर आई, अगली बात मैं ये कहता हूं कि चलो एक स्टेप और बढ़े, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करें। अगर आपका जो इंपैक्ट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पड़ रहा है, दोनों को मेंशन करना है, तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए? यहां पे सावधानी बरतनी। अकेला आया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों अगर आना है तो पहले इनडायरेक्ट आएगा फिर डायरेक्ट आएगा। जैसे ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन। अब मैं इस अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूं तो मैं इसको सीधे ये समझ जाऊंगा कि ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। अभी मैंने आपको सिखाया था क्या का जवाब जो आएगा वो क्या होगा? वो डायरेक्ट होगा। उसने दिया, क्या दिया? पेन दिया। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला क्या है? पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। माई मदर बॉट मी ए नेकलेस। अब अगर मैं बात करूं मी क्या है? ये इनडायरेक्ट है और ये है आपका डायरेक्ट, ये है आपका डायरेक्ट। अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, फॉर्मूले में एक बात हमेशा समझिएगा, जब भी दो आपके पास ये दिखाई दे ऑब्जेक्ट तो पहला वाला जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, दूसरा वाला जो होता है वो डायरेक्ट होता है। अभी इसको हम कैसे सीख रहे थे? हु से सीख रहे थे और होम से। हम व्हाट का रिप्लाई जाने, सॉरी हु से नहीं, व्हाट से सीख रहे थे। व्हाट का रिप्लाई देख रहे थे, व्हाट का रिप्लाई जो होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और होम का जो रिप्लाई होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कई बार क्या होता है कि क्या और किसको का जवाब हम सेंटेंस के अंदर ढूंढ नहीं पाते हैं। तो अगर ये पैटर्न आपको पता है कि पहले इनडायरेक्ट आता है बाद में डायरेक्ट आता है, काम आपके लिए आसान हो गया। ये एक तरीका है कि अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप ढूंढ सकते हो, बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट अगर आने लगे तो क्या होगा? प्रीपोजिशन वाले केस में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगाते। सब्जेक्ट प्लस वर्ब
फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन, फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्रीपोजिशनल वाले ऑब्जेक्ट में खास बात ये होती है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो इसको पहचानने में सेंटेंस के अंदर दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत आसानी से पहचान लिए जाते हैं। छोटे छोटे से शब्द होते हैं। आई रीड हिस्ट्री एट माई पाठशाला। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें, मैं पढ़ता हूँ हिस्ट्री, पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? हिस्ट्री। क्या का जवाब मिला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एट माई पाठशाला, ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। दे शो नो रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, उन्होंने शो किया, क्या शो किया? नो रिस्पेक्ट शो किया फॉर अथॉरिटी। अब ये जो फॉर आया है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये क्या का जवाब है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी एट, हमने क्या खाया? पास्ता खाया, क्या का जवाब? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है। जबकि अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट फिर डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट और प्रीपोजिशनल में पहले डायरेक्ट फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। अब अगर आपके मन में चले कि क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट लगाया जाता है? नहीं, इनडायरेक्ट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट जब भी इस्तेमाल होगा तो इनडायरेक्ट इस्तेमाल होगा तो डायरेक्ट भी इस्तेमाल होगा। लेकिन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के केस में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इस्तेमाल हो सकता है। तो जब भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इस्तेमाल होता है तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे ये पैटर्न आप देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आई रीड एट माई पाठशाला, यहाँ पे सीधा वर्ब लिया, प्रीपोजिशन लगाया और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आपने सीधे सीधे आपने लगा लिया। तो ये कुछ 6 पैटर्न है। आगे और बहुत सारे पैटर्न हैं, लेकिन आगे के पैटर्न पढ़ने से पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट के अंदर डेप्थ में घुसना पड़ेगा, फिर वो पैटर्न समझ में आएगा, वरना वो बाउंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शुरुआत के 6 पैटर्न जिसमें हमने बेसिक्स अंडरस्टैंड किया है, उनके बेस पे है, जो मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे टर्म्स आपने अंडरस्टैंड किया है, तो सारे पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अगला यूनिट पढ़ने वाले, ये रही बेसिक्स। अब आप डेप्थ में घुसने वाले हो अगले चैप्टर में। जब अगले चैप्टर में आप पहुंच रहे हो तो एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। एक तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखना है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये हमेशा आपको याद रखना है। और ये बहुत छोटा सा है यार। आपको सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट याद रखना है। अभी मैंने आपको ये एक बात बताई है कि देखो, ये जो है ये स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, ये स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। और इसकी चर्चा हमने अभी अभी की थी आप लोगों से, आपको याद है। इसके लिए आप नाउन का इस्तेमाल करोगे। कहने का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इनका सेंटेंस के अंदर एक रोल और फंक्शन होता है। तो जो नाउन का रोल और फंक्शन होता है वो होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करने का। जब भी कोई शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मेन वर्ड की तरह काम करे तो वो नाउन होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मेन वर्ड की जगह पे काम करे तो नाउन होता है। आगे आप देखोगे कि इसी नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं प्रोनाउन, या तो हम नाउन इस्तेमाल करेंगे या तो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगले अगर बात करें तो इसके बाद जो है वो इनका मॉडिफायर आता है, जिसमें नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम एग्जेक्टिव लगाते हैं, और इसको डिटरमाइन करने के लिए आप ये देखोगे आर्टिकल लगाते हैं। और आगे एक और चीज है जो एग्जेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए वो आता है, वो एडवर्ब आता है, जो कि हम अगले यूनिट में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो अगला जो हमारा यूनिट स्टार्ट होने वाला है उस यूनिट का नाम मैंने दिया है स्पेशली सब्जेक्ट स्लैश ऑब्जेक्ट यूनिट। तो यूनिट जो 02 है, यूनिट 02 में जो आप सीखने वाले हो वो सीखने वाले हो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और इसकी पूरी गहराई, इसकी पूरी की पूरी गहराई। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर की पूरी गहराई सीखने के लिए आपको 4 चैप्टर सीखना है। अगर आपने नाउन का रोल और फंक्शन समझ लिया, प्रोनाउन का रोल और फंक्शन समझ लिया, आपने एग्जेक्टिव का रोल और फंक्शन समझ लिया, इसका रोल और फंक्शन समझ लिया, अगर आपने आर्टिकल का रोल और फंक्शन अगर समझ लिया, तो इसका यह मतलब है कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के विषय में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और किस तरीके से कंबाइन करना है, ये सेंटेंस पैटर्न है, इसी सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से कंबाइन करना है। तो पहला यूनिट, अगला जो यूनिट है यूनिट 02, यूनिट 02 में हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे नाउन में पूरी गहराई तक चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। फिर प्रोनाउन में पूरी गहराई तक चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। फिर आर्टिकल की पूरी गहराई और एग्जेक्टिव की पूरी गहराई में चलेंगे। तो जैसे ये 4 चैप्टर आपने सीखा,
वैसे ही आपने सब्जेक्ट पूरा सीख लिया, ऑब्जेक्ट पूरा सीख लिया। अब आपको एक बात ये पता है कि जैसे ही आपने सिंपल सेंटेंस सीख लिया, क्या अगर आपने सिंपल सेंटेंस सीख लिया तो मतलब एक मेन क्लॉज सीख लिया, जैसे ही एक मेन क्लॉज सीख लिया तो लगभग आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसका भी स्ट्रक्चर वही होता है। तो आपको क्या करना है, आपको कनेक्टर के विषय में सीखना है और इसी यूनिट को रेप्लिकेट करते चलना है, इसी यूनिट को रेप्लिकेट करते चलना है। तो आपको सीखना है वर्ब और आपको सीखना है कनेक्टर्स। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूनिट सीखने के बाद एक यूनिट हम सीखेंगे कनेक्टर और दूसरा यूनिट सीखेंगे हम वर्ब यूनिट सीखेंगे। तो इसके बाद आपका पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, सिंपल से आगे जितना भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा वो बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। तो इस चैप्टर में इतना ही।